वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, we will start our today's class, but before we start our today's class, आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स चेक किए सारों ने? क्या क्या गलतियां थी उसके अंदर, कुछ समझ आया क्यों मैंने काटा है? यस सर। आपको तो मैंने एकेडमी में आज समझा दी नहीं थी, बाकियों को कह रहा हूँ जो नहीं। किन किन ने की थी असाइनमेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। जी चेक कर लीजिए असाइनमेंट। सर उसमें चेक करने का कुछ था ही नहीं, 0 मार्क्स। 0 मार्क्स ना चेक करो ना, गलती ढूंढी है आपने? क्या गलती थी आपकी? सर मैंने तो सारा जो है तो लेक्चर बेस्ड किया था ना, जितने मेरे पास मतलब नोट्स अभी तक मैंने इन टॉपिक्स पर बनाए थे। सो आई लाइक समराइज्ड ऑल डिफरेंट लेक्चर्स, जितने मतलब मैंने खुद से काम किया था वो सारे रिसोर्सेज। तो आई थिंक या तो मैंने प्रेजेंट सही से नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ सिनोनिम्स में भी करी थी। आई डोंट नो। सही है, चलो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो जो 8 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो चीज़ें थी, वो चीज़ें आप लोगों ने डाली नहीं। सही, आप लोगों ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाली हुई, देयर इज़ नो कनेक्टिविटी विद द टॉपिक। सही है, कीवर्ड बिल्कुल नहीं है आप लोगों की उसके अंदर, आंसर के अंदर के। देयर इज़ नथिंग रिलेटेड टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को आप लोगों ने इग्नोर किया। इकोनॉमी का बस क्वेश्चन देख लिया, बस रिकमेंडेशन लिखना स्टार्ट कर दी। सर लेक्चर तो उसमें ऐड किया था, और बल्कि मैंने तो सर उससे पहले उसके मीनिंग्स भी देखे, जो कि आपका क्वेश्चन था। तो आई रॉट इट अकॉर्डिंग थी। इवन आउटलाइन में भी मैंने उसको उसी तरह से प्रेजेंट किया। आई थॉट कि मैंने उसी तरह से प्रेजेंट किया। चलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या गलती थी, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक, ओके सर। सर बस आई रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट असाइनमेंट से पहले कर दें, ताकि फिर हम ये रिपीट ना करें। यू नो, आपने हम फिर से कर लें। आपने क्रिमिनोलॉजी की क्लास ली है ना, उसमें मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताई हुई है ना, डिटेल में। जी जी सर। तो वही जी फॉलो जी, करनी है ना आपने, और तो उसमें कुछ नहीं। ओके सर, ठीक है। मैं उसको एक बार फिर से देख लेती हूँ। यही, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, सही है, कल या परसों। ओके 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 सर। अच्छा देखिए, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सही, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों ने समझना है कि यार फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेकर 2023 तक क्या है। हम लोगों ने पाक अफगान रिलेशन पढ़ ली, उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो पढ़ ली है, लेकिन एक ओवरव्यू हमें चाहिए कि 1947 से आगे जो मेजर शिफ्ट्स हुए हैं वो क्या थे, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है, स्टार्ट में हमारी इसको थोड़ा सा हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे, मेजर हिस्सों में। सारे डेकेड्स नहीं पढ़ेंगे, जो मेजर मेजर डेकेड्स हैं जिसमें मेजर मेजर काम हुए हम लोग सिर्फ उसको देखेंगे। तो हमारा पहला पोर्शन होगा, हम लोग 1950s और 1960s के ऊपर फोकस करेंगे।
1950s और 1960s का जो दौर था ना फॉरेन पॉलिसी का, पहले मैं ये बताऊं कि फॉरेन पॉलिसी होती ही क्या है। सॉरी, फॉरेन पॉलिसी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं आपकी, जो आप लोग यूज करते हो टू अचीव योर नेशनल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट यू परस्यू फॉर द अटेनमेंट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी की डिफरेंट मीनिंग भी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का जो क्वेश्चन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितनी भी रिलेशंस देख रहे हो फॉरेन पॉलिसी है। मतलब फॉरेन पॉलिसी अगर नाम लेकर क्वेश्चन नहीं आया, अगर रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, ट्रेड का क्वेश्चन आ गया, दैट इज इटसेल्फ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी कोई इस तरह कोई पॉलिसी नहीं डिजाइंड होती। फॉरेन पॉलिसी हर वो पॉलिसी होती है जो आपकी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे करती है, दैट इन सेल्फ इज योर फॉरेन पॉलिसी। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाता है इस साल के लिए, उस फॉरेन पॉलिसी में वो कुछ डायमेंशंस लिखेगा कि यार हमने इस साल कश्मीर इशू को टैकल करना है, कश्मीर के लिए इतनी आवाज़ उठानी है, हमने इतना बजट फिक्स किया, हमने इसराइल पैलेस्टाइन के लिए इतना करना है, हम लोगों ने रशिया यूक्रेन के लिए इतना करना है, हमने अपनी इकॉनमी के लिए इतना परस्यू करनी है, हमने यूएन फोरम पे ये करना है। तो एक सेट ऑफ रूल्स उन लोगों ने डिजाइन किए होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। अब उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं, ऑब्वियसली इंटरनेशनल अरीना, इंटरनेशनल अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, उसके अंदर चेंजेस होती हैं। अब सऊदी ईरान अप्रोचमेंट हो गया है, तो उन लोगों ने फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने थोड़ी चेंज कर दी, तो मौके की मुनासबत से फॉरेन पॉलिसी चेंज होती हैं अगर मेजर शिफ्ट आ गया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी हर वो पॉलिसी होगी इंटरनेशनल लेवल पे जो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए करोगे, जो आपके रिलेशन होंगे स्टेट्स के साथ। 1950s और 1960s के अंदर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, इस टाइम पे जो हमारे पास लीडर थे पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, एंड क्योंकि हम लोग एक क्या कहते हैं उसको, वी वर ऑलरेडी कॉलोनी ऑफ यूके। तो जब यूके हमसे चला गया, इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, तो वो एक कहते हैं उसको, देयर वाज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ डायरेक्शन टुवर्ड्स द यूके's पॉलिसीज। तो यूके, ग्रेट ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने इन्फोर्स किया हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे फॉरेन पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग को। एंड जब लियाकत अली खान को इनवाइट किया गया, when लियाकत अली खान was invited by the United States of America and both the USSR, so लियाकत अली खान chose यूएसए। अब जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि लियाकत अली खान chose यूएसए, मैं रिपीट करता हूँ आयशा एक सेकंड। आप लोगों को समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ ना सर को अभी तक? अच्छा देखें, जी सर। लियाकत अली खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज इनवाइटेड टू जॉइन यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि पाकिस्तान एक नया मुल्क था, इट वांटेड टू अलाइन विद बिगर पावर। उस दिन पिछले लेक्चर के अंदर जब हम पाक अफगान रिलेशंस पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी हम लोगों ने ठीक ठाक फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी डिस्कस कर ली थी, लेकिन दैट वाज ओरिएंटेड विद अफगानिस्तान। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। अब पाकिस्तान को, उस लेक्चर के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी, दैट वाज नोन एज स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या था वो हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ था कि हमारा जो सारा जो कल्चर था, स्ट्रेटेजिक कल्चर था 1947, वो सराउंड कर रहा था सिक्योरिटी से। हमारे वेस्ट के ऊपर जो था अफगानिस्तान बैठा हुआ था, हॉस्टाइल अफगानिस्तान था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के फोरम के अंदर हम लोगों ने जब एडमिशन का वोट डाला था कि वी शुड बी एडमिटेड इन द यूनाइटेड नेशंस और हमें रिकग्नाइज किया जाए, तो जो सबसे पहला वोट डाला था कि नहीं पाकिस्तान शुड नॉट बी एडेड, दैट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान। ईस्ट साइड पे हॉस्टल इंडिया बैठा हुआ था, चाइना वाज नॉट इन फेवर, हमारे बॉर्डर क्लैशेस थी, तो हम सारा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ था दैट वाज रिगार्डिंग सिक्योरिटी। सो जब 1947 में हम लोग इंसेप्ट हुए, हम लोग इंडिपेंडेंस हासिल की, तो ऑब्वियसली हमारे 1948 के अंदर हमारी एक क्लैश हुई, स्क्रिमिश हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ डायरेक्टली। हमें उधर से रियलाइजेशन हो गई दैट hostile India will never take any chances for granted to break us apart. पाकिस्तान अफेयर्स अगर आप लोगों ने पढ़ी हो सीएसएस के लिए, तो उसके अंदर एक अवार्ड आता है, रेडक्लिफ अवार्ड, 3rd जून प्लान जिसको कहते हैं। 3rd जून प्लान के अंडर जो सिरिल रेडक्लिफ थे, उसको ये डेजिग्नेशन दे दी गई थी कि आपने बॉर्डर कमीशन बनाना है। बंगाल का अलग बॉर्डर कमीशन बना हुआ था, पंजाब का अलग बॉर्डर कमीशन बना हुआ था, एंड पाकिस्तान का अलग बना हुआ था। तो द थिंग ऑन विच द पार्टीज एग्रीड वाज
कि ठीक है ब्रिटिशर्स पार्टीशन करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो इंडियन जो आइडियोलॉजिस्ट थे, एक्सट्रीम हिंदू आइडियोलॉजिस्ट, दे वर मोटिवेटेड एंड उन लोगों ने ये बात कही भी थी कि लेट देम हैव देयर इंडिपेंडेंस, दे विल कम बैक क्रॉलिंग टू अस। मतलब कि पाकिस्तान जितने भी छलांगे मार ले, इंडिपेंडेंस हासिल कर ले, वो इस हालत में नहीं होगा, वो फिर वापस हमारे साथ वो करेगा कि उसको मर्ज करने की कोशिश करेगा। तो हमें 1947 और 1948 में ये रियलाइजेशन हो गई थी कि यार ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई चांस नहीं छोड़ेगा टू गेन एन अपर हैंड एंड टेक एनी चांस टू डिस्ट्रॉय से। तो जब लियाकत अली खान का टर्म था और उसको इनवाइट किया गया यूएसए और यूएसएसआर की तरफ से कि आप हमें ज्वाइन कर लो, तो एक बात आप लोग नोट कर लो दैट वी वर सिक्योरिटी कॉन्शियस। हमने एक मेजर पावर के साथ अलाइन होना था। अब मेजर पावर हमने क्या चूज़ करना था, या हम यूएसएसआर चूज़ करते या हम यूएसए चूज़ करते। अब यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ें नोट करनी है। एक चीज़ ये कि वाई शुड वी चूज़ यूएसए एंड वाई शुड वी चूज़ यूएसएसआर। आप लोग इस तरह सिनेरियो समझो कि राइट नाउ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप लोग लियाकत अली खान हो, सही है। आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं टेबल के ऊपर। आपके पास एक ऑप्शन आता है यूएसएसआर का, तो आपके पास अ, एक ऑप्शन आता है यूएसए का। आप किसकी तरफ जाओगे? हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, दो रीजंस आते हैं, दो तीन रीजंस आते हैं बोथ ऑफ देम को चूज़ करने के लिए। यूएसए को हम लोगों ने क्यों चूज़ करना है, क्यों नहीं चूज़ करना? यूएसए को हम लोगों ने इसलिए चूज़ करना है या नहीं, मतलब अगर करना है तो हमारे एक हिस्टोरिकल टाइज हैं ब्रिटेन के साथ, एंड ब्रिटेन इज़ अ वेरी क्लोज नेटो एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड जो हमारे मिलिट्री लीडर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, दैट वर हेल्पिंग पाकिस्तान, दे वर मेजरली फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, यूके से थे, इंग्लैंड से थे। तो ऑब्वियसली जब हायर पोजीशंस के ऊपर, हायर लीड्स के ऊपर आपके ब्रिटिशर्स बैठे हुए, तो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग में और शिफ्ट में दे वुड एक्ट। दूसरी बात ये कि हमारे जो गवर्नर जनरल थे, हमारे कायद आज़म जो थे लियाकत अली खान, दे वर ऑल ग्रेजुएट्स, दे वर ऑल फ्रॉम, मतलब उन लोगों ने हायर एजुकेशन यूके से की हुई थी। सो वो एक, लेकिन उसको एक कल्चरल टाइज नहीं कह सकते, लेकिन एक लिंक था हमारा नॉर्थ अटलांटिक के साथ। एज सच हमारा कोई यूएसआर के साथ कभी लिंक नहीं था। दूसरी बात ये कि इंग्लिश मीडियम जो था वो हम लोग समझते थे, तो एजुकेशनल लिंक भी था। सो देयर वर मेनी पॉलिटिकल एंड ऑल अदर रीजंस टू टिल्ट टुवर्ड्स यूएसए। लेकिन अगर हम ना करते तो वो क्या रीजंस होते? एक तो यूएसए हमसे बहुत दूर था, इट वाज वेरी फार ऑफ, एट टाइम्स ऑफ नीड पता नहीं आता है कि नहीं आता, दैट वाज एक सिचुएशन थी सारी। यूएसआर को हम क्यों चूज करते? यूएसआर हमारी बहुत क्लोज नेबरिंग है, वेरी वेरी क्लोज नेबरिंग। दूसरी बात ये है कि नेबरिंग के साथ अगर आप टाइज अच्छे रखोगे तो आपके ऑब्वियसली रीजनल कम्युनिकेशन, रीजनल डिपेंडेंस कम होगी और आप ग्रो करोगे। लेकिन पाकिस्तान ने, लियाकत अली खान ने ऑब्वियसली, हाउ डिड ही चूज यूएसए? उसने कोई लेटर नहीं लिखा, उसने कोई एमओयू नहीं साइन की, ही सिंपली विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर ना आपकी जो ये विजिटिंग और नॉन विजिटिंग और एब्सेंस और नॉन एब्सेंस और ये चीज़ें जो होती हैं ये मैटर करती हैं। दिस इंडिकेट्स योर शिफ्ट, सही है? कल ही उस दिन जब मैं आपको यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पढ़ा रहा था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि सोलोमन आइलैंड्स में जो सोलोमन आइलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर थे, उसने बाइडेन का पैसिफिक समिट नहीं अटेंड किया था। उसने कोई ब्लेटेंटली तो नहीं कहा कि नहीं मैं आपके साथ नहीं, ही जस्ट डिड नॉट अटेंड द पैसिफिक समिट दैट बाइडेन होस्टेड। बात खत्म। बाइडेन को पता चल गया पैसिफिक के सोलोमन आइलैंड्स का टिल्ट किसकी तरफ चला गया, चाइना की तरफ। सो लियाकत अली खान डिड द सेम। लेकिन लियाकत अली खान ने उधर जाकर स्ट्रिक्टली एक बात कही दैट वी विल नॉट जॉइन एनी डिफेंस पैक्ट्स। फिर मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, वी विल नॉट जॉइन एनी डिफेंस पैक्ट्स। कोई डिफेंस पैक्ट्स हम लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। अब डिफेंस पैक्ट्स क्या होते हैं? डिफेंस पैक्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे पैक्ट्स एक दूसरी कंट्री के साथ करना ताकि हम दूसरी कंट्री से डिफेंस, मतलब अगर कोई कंट्री अटैक करती है, कोई मसले करती है, तो वी आर पार्ट ऑफ इट। अगर यूएसए, अगर हम पार्ट है भी नहीं उस रीजन की और यूएसए पंगा ले रही है नॉर्थ अटलांटिक में, पाकिस्तान हैज़ टू सपोर्ट इट क्योंकि हमने डिफेंस पैक्ट किए हुए एंड ऑल दैट। लेकिन लियाकत अली खान ने क्लियरली बता दिया कि हम लोग किसी भी डिफेंस पैक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, बिकॉज लियाकत अली खान स्ट्रिक्टली बिलीव्ड इन न्यूट्रलिटी। वो कह रहे थे क्योंकि हम अभी नए नए मुल्क इंसेप्ट हुए हैं, हम कोई किसी के साथ भी हम लोग टसल लेना नहीं चाहते, वी बिलीव इन स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी, सही है। उसके बाद आपके ख्वाजा नाजिमुद्दीन आते हैं, लियाकत अली खान बेचारे असैसिनेट हो जाते हैं, एंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन व्हेन ही कम्स टू पावर, ही परसूज
द सेम पॉलिसीज ऑफ लियाकत अली खान एंड जितना भी प्रेशर आ रहा होता है 50-60s के अंदर ऑफ ज्वाइनिंग डिफेंस पैक्ट्स, क्योंकि एक बात आप गौर करो, ये वो एरा है जब यूएसए एंड यूएसएसआर कोल्ड वॉर में, पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ फैला हुआ है दैट दिस टसल विल एस्केलेट इनटू वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि कंसेक्यूटिव वॉर्स हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, कोल्ड वॉर स्टार्ट थी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक गेटिंग रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर 3। तो उसमें डिफेंस पैक्ट्स बहुत कोशिश की यूएसए ने, लेकिन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन स्टिल सेड कि नहीं, वी विल स्टिल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। अब यूएसए मेजर पावर था, नंबर वन। व्हाई डिड वी जॉइन इट? बिकॉज यूएसए वाज अ मेजर पावर। हम लोगों ने मेजर पावर के साथ क्या की? बैंड वैगनिंग की। बैंड वैगनिंग क्या मतलब कि बस जो भी पॉलिसीज वो करेगा हम उसका पार्ट बनेंगे, हमें फ़ायदा होगा। दूसरा कि हम लोगों ने ये देखा कि यार यूएसए could make इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूएसए के पास इतनी पावर थी, इतनी लग्जरी थी कि वो पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। अब व्हाई डिड यूएसए वांटेड पाकिस्तान? यूएसए को क्यों चाहिए था पाकिस्तान ने एंड व्हाई वाज इट पुशिंग टुवर्ड्स इट? नंबर वन कि पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल लेकिन उसको सिचुएशन थी या लोकेशन थी, यूएसएसआर की प्रॉक्सिमिटी के अंदर ही ये आता था एंड यूएसए क्योंकि इस टाइम पर कंटेनमेंट पॉलिसीज कर रहा था, सो द यूएसए वांटेड पाकिस्तान टू कंटेन यूएसएसआर, क्योंकि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की सारी लड़ाई चल रही थी, तो देयर वर डिफरेंट रीजंस। उसके बाद क्या होता है? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद बोगरा कम्स इनटू पावर एंड as soon as मोहम्मद अली बोगरा comes into power, फिर लिख देता हूँ मोहम्मद अली बोगरा। बोगरा अगर आप लोग को ना पता हो, आप लोग पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर एक चीज़ पढ़ोगे, दैट इज़ दी बोगरा फार्मूला। सही है, बोगरा फार्मूला क्या था वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप लोग कवर करोगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन पाकिस्तान अफेयर्स। मोहम्मद अली बोगरा जब पावर के अंदर आते हैं तो ही साइंस द डिफेंस पैक्ट दैट इज़ नोन एज सियाटो। सितंबर 1954 के अंदर साइनिंग होती है इसकी। सही है, एंड लेटर ऑन उसका फिर मैं आपको डेट बता दूंगा, सेंटो को भी साइन करते हैं, सियाटो एंड सेंटो। सही है। ये जो सियाटो सेंटो थी, व्हाट आर दीज? सेंटो इज आल्सो कॉल्ड एज द बगदाद पैक्ट। सियाटो और सेंटो जब पाकिस्तान साइन कर लेता है, दीज टू वर दोज डिफेंस पैक्ट जिधर यहाँ इस चीज़ की जब हम बात कर रहे थे, यूएसए पुश कर रहा था डिफेंस पैक्ट। अब सियाटो सेंटो में था क्या? सियाटो एंड सेंटो को एक्चुअली डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान यूएसए ने कर लिए कि अगर पाकिस्तान को या सियाटो के जो भी मेंबर्स हैं, सेंटो के जो भी मेंबर्स हैं, उनको अगर कोई कम्युनिज्म से थ्रेट हो जाए या उनकी सॉवरेनिटी पे थ्रेट हो जाए, इसीलिए मतलब इट वाज एन इनडायरेक्ट उसको एक थ्रेट था कम्युनिज्म की तरफ, रशिया की तरफ, कि अगर आपने पाकिस्तान को कुछ कहा या स्प्रेड करने की कोशिश की तो हम आपके साथ रिटेलिएट करेंगे। लेकिन लेटर ऑन पाकिस्तान को फिर पता चल जाता है 65 और 72 की वॉर्स में कि यार ये सियाटो और सेंटो थे, ये बेसिकली डिफेंस पैक्ट्स नहीं थे, ये यूएसए के अपने एक पैक्ट्स थे टू कंटेन कम्युनिज्म। क्योंकि 65 में भी हेल्प नहीं की यूएसए ने, ना ही 72 में हेल्प की, तो जब हमें पता चल गया कि यार ये तो सियाटो एंड सेंटो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये एक डेटरेंस हो जाए रशिया के खिलाफ, ये हमारे किसी मफाद के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी हमारी दो जंगें हो चुकी हैं 65 और 72 की, उसमें तो डिफेंस पैक्ट में हमें डिफेंस पैक्ट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, बल्कि उल्टा इन लोगों ने इंडिया को एड किया था यूएसए ने, बट वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो लेटर ऑन फिर हमने सियाटो एंड सेंटो दोनों छोड़ दिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्रक्स बता रहा था दैट जो सियाटो और सेंटो बने थे दैट वर ओनली बाय फेस। सामने ये लोग कह रहे थे कि ये डिफेंस पैक्ट्स हैं, किसी तरह का भी खतरा होगा किसी भी कंट्री की तरफ से हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इट वाज एक्चुअली टू कंटेन कम्युनिज्म। अब उसके बाद एक इंसिडेंट होता है, यूएस हिस्ट्री अगर आप लोगों की है तो उसमें भी पढ़ोगे, आईआर की सीखी है उसमें भी पढ़ोगे, नहीं पढ़ी इंटरनेशनल अफेयर्स का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है कोल्ड वॉर के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट क्या था? U2 इंसिडेंट आपका बड़बेर एयरवेज से, जो आपका केपी के अंदर है, उधर से एक स्पाई प्लेन उड़ता है CIA का। सही है, जिसमें होते हैं फ्रांसिस
गैरी पावर्स। फ्रांसिस गैरी पावर्स एक CIA ऑफिसर होते हैं, उनका प्लेन उड़ता है बड़बेर एयरबेस से, KP से। एंड दिस इज एक्चुअली जो U2 प्लेन होता है, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, ये इतनी हाइट पे फ्लाई करती थी कि रशिया के पास इस तरह प्लेन्स नहीं थे जिस उस हाइट पे वो फ्लाई कर सकते थे। तो U2 वाज एक्चुअली अ स्पाई प्लेन, इसमें कोई मिसाइल्स कोई चीज़ें नहीं थी, इसके अंदर नीचे एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ था। दिस वाज एक्चुअली फ्लोन अबव द लिमिट्स कि रशिया को पता नहीं चल रहा कि उसके एयर स्पेस के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो चुकी है, तो दे वुड नॉट नो। लेकिन हुआ इस तरह के U2 इंसिडेंट में कि फ्रांसिस गैरी पावर्स अब कैसे शॉट डाउन हुआ, क्योंकि रशिया के पास तो वो टेक्नोलॉजी थी नहीं टू शॉट डाउन दैट टाइप ऑफ प्लेन, ना ही उसको डिटेक्ट कर सकें। बट वट एवर हैपन, द U2 प्लेन वॉज शॉट डाउन। फ्रांसिस गैरी पावर को पकड़ लिया गया था। जॉन एफ कैनेडी की आई थिंक गवर्नमेंट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोजवेल्ट की थी, जॉन एफ कैनेडी जिसकी भी थी। बट प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं उसको कन्फर्म किया गया एंड दे सेड दैट हमारा कोई भी प्लेन नहीं है रशिया की एयर स्पेस के अंदर। और लेकिन लेटर ऑन जब उन लोगों ने फ्रांसिस गैरी पावर्स को सामने लेकर आए तो देन दी प्रेसिडेंट अपोलोजाइज। ये इतना मैटर बढ़ गया था कि रशिया वाज इवन रेडी टू डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान एंड USA फुल ब्लोन वॉर। बट देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टर्म्स से और उससे ये बात ख़त्म कर दी। लेकिन U2 इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया थी वो बहुत डिटेरियोरेट हो गई, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ USA's बैड पॉलिसी मेकिंग। जब ये सारे इंसिडेंट हो गए तो लेटर ऑन 60s के अंदर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को एक फेज़ में डाला एंड दे कॉल्ड इट दी रिफॉर्मिंग फेज़, जिसको हम लोग कहते हैं रिफॉर्मिंग फॉरेन पॉलिसी। इस रिफॉर्मिंग फॉरेन पॉलिसी के अंदर उन लोगों ने अपनी लूप होल्स देखे, कहा कि यार हमने अभी तक जो इंसेप्शन से अभी तक गलतियां की हुई हैं, हम लोग उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उन लोगों ने सबसे पहले एक बात की कि यार जो हम लोग कोल्ड वॉर इसलिए सफ़र करना था कि इट वाज इट वाज क्या कहते हैं उसको, बडबेर एयरबेस से। और बडबेर एयरबेस कहाँ पर, आपका KP के अंदर है आपका, सही है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था इंडिया के अंदर। जब 2001 का स्टैंड ऑफ हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो उसके अंदर इजरायली एयरप्लेन्स भी थे दैट वर फ्लाइंग फ्रॉम इंडियन एयरबेस। अभी जो आपका अभिनंदन का केस हुआ था उसमें भी इजरायली प्लेन्स को शॉट डाउन किया था दैट वर यूजिंग इंडियन एयरबेसिस। तो अगर इसराइल के प्लेन्स इंडिया में हैं तो मैं जाके सबसे पहले इंडिया को मारूंगा, उसके बाद जाके इसराइल के पास जाऊंगा, बिकॉज दे वर सपोर्टिंग इट, इसीलिए। सही। अब जब रिफॉर्मिंग फॉरेन पॉलिसी की बात आ गई तो इन लोगों ने कहा कि यार अब कौन कौन सी चीज़ को ठीक किया जाए। तो नंबर वन जो उन्होंने कहा कि वी आर मिड्स ऑफ द कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म ब्लॉक, कोल्ड वॉर के दरमियान है हम लोग, हम इससे हटना चाहते हैं। तो दे वांटेड कॉर्डियल रिलेशन विद रशिया एंड दे वांटेड टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स रशिया। तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं रशिया के साथ दैट वाज नोन एज एक ऑयल एग्रीमेंट विद रशिया, जिसकी वजह से थोड़े से ताल्लुक अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन लेटर इन 1962 एक मेजर शिफ्ट आता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि 1962 के अंदर पाकिस्तान इंडिया की वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर स्टार्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ सीएटो, अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर। सो पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग कि वी आर पार्ट ऑफ सीएटो, डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान को तो ये नहीं पता था कि ये कम्युनिस्ट ब्लॉक को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने तो एक डिफेंस पैक्ट इसलिए ज्वाइन किया था ताकि उसको हेल्प मिल सके, बिकॉज ही न्यू कि हॉस्टल इंडिया हमला करेगा। लेकिन जब 62 की वॉर हुई तो ग्रेट ब्रिटेन एंड USA बोथ, इंग्लैंड एंड USA दोनों ने इंडिया को एड दी, मिलिट्री नॉट मिलिट्री एड सॉरी, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एड दी। एंड दिस वाज seen as a very big disappointment and Pakistan directly resigned from the CETO। एंड इस वक्त जो हमारे पास गवर्नमेंट थी दैट वाज अयूब खान गवर्नमेंट। एंड टू फर्दर अयूब खान ने क्या किया अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर 1962 की वॉर के बाद, दैट अयूब खान विजिटेड चाइना, पीकिंग and Russia and Moscow. This was a blatant reply towards the US and GB's funding to India, and पाकिस्तान ने बिल्कुल गेट्स ओपन कर दिए चाइना और रशिया की तरफ। चाइना एंड रशिया बहुत कम्युनिस्ट ब्लॉक थे, कोल्ड वॉर के दरमियान ये चल रहा है, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की लड़ाई है। एंड चाइना एंड मॉस्को, चाइना एंड रशिया बोथ पावरफुल कम्युनिस्ट कंट्रीज, दोनों की तरफ
जब आप अयूब खान गया तो ऑब्वियसली इट वुड हैव एन इफेक्ट ऑन पाकिस्तान, यूएसए। उसके बाद 1961-67 के अंदर क्या होता है, 1967 के अंदर मिडिल ईस्ट क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है। सही है। अब ये ना पूछें कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या थी, वो दैट इज अनदर वेरी बिग स्टोरी। हम लोग फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्विक जाएंगे। सही है, बस आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। अब जब 1967 मिडिल ईस्ट की क्राइसिस आती हैं तो पाकिस्तान अपनी फुल सपोर्ट देता है किसको, अरब कंट्रीज को। जितनी भी अरब कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इन साइड द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, पाकिस्तान डिक्लेयर्स फुल सपोर्ट। दिस वाज आवर फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग द 1967। उसके बाद शाह ऑफ ईरान विजिट करते हैं। जो वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट होती है ईरान के अंदर, वो टॉपल नॉट टॉपल सॉरी, शाह ऑफ ईरान जो होता है, शाह ऑफ ईरान सॉरी, ही विजिट्स पाकिस्तान। एंड ये इतना एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है ड्यूरिंग द 60s के। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसा लीडर जो कि इलेक्ट हुआ हो फ्रॉम मुस्लिम कंट्री, वो विजिट कर रहा हो पाकिस्तान को। इससे पहले इस तरह नहीं हुआ था। सो इट वाज अ वेरी फर्स्ट थिंग फॉर पाकिस्तान। एंड उसके बदले में पाकिस्तान अनाउंस करता है इंटरनेशनल अरीना के अंदर दैट पाकिस्तान सपोर्ट्स इट्स स्टैंड ऑन दी अरब स्प्रिंग जो थी ना, वो 2010 के अंदर हुई थी। सही है। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान सपोर्ट्स द ईरानियन स्टैंड ऑन शतल अरब। सही। फिर मैं कह रहा हूँ शतल अरब का नहीं पूछना, अलग स्टोरी है। सही है, सिर्फ समझना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। पाकिस्तान कहता है कि वी सपोर्ट द ईरानियन स्टैंड ऑन शतल अरब। ईरान ने कहा कि ठीक है, हम लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का स्टांस ऑन व्हाट, ऑन कश्मीर। तो एक कॉर्डियल सी, फ्रेंडली सी एक फॉरेन पॉलिसीज थी दोनों की कंट्रीज की। तो जो हम लोगों ने मिस्टेक्स U2 इंसिडेंट से पहले की थी, तो वो हम लोग अभी रिफॉर्मेशन पॉलिसीज के अंदर ला रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान ईरान ने एक RCD साइन की एक दूसरे के साथ। RCD क्या होती है? इट इज़ ए रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट जो था पाकिस्तान ईरान के दरमियान, इट वाज फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट, एनर्जी, इकोनॉमी, ट्रेड, जितना भी आता था वो RCD के अंदर इन लोगों ने डाला। इधर 60s के अंदर एक और मेजर इवेंट होता है कि जब 62 की वॉर थी, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मलेशिया जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ऑल्दो इट हैड वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद पाकिस्तान, बट उनने अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों इस तरह किया, लेकिन इट साइडेड विद इंडिया ड्यूरिंग द वॉर। इसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया एंड ऑल दैट। बट लेटर ऑन जब उनकी जो इलीट गवर्नमेंट थी वो हट गई एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ गई, दे स्टार्टेड टू रियलाइज कि नहीं, हमें पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे करने चाहिए। बट लेटर ऑन मलेशिया पाकिस्तान के रिलेशन फिर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेड एंड इकोनॉमी एंड ओपनिंग अप ऑफ एम्बेसीज एंड ऑल दैट। तो वो भी हमारे मलेशिया के साथ फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि हम लोग रिफॉर्मेशन में थे, तो वी करेक्टेड दैट। पाकिस्तान अफगान के रिलेशन 1960s 50-60 हम लोगों ने तो पाकिस्तान अफगान रिलेशन ठीक ठाक डिटेल से पढ़ा था। लेकिन इधर एक बात जहन में रखी जाए कि ऑल्दो अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट नेशन जिसने कंडेम किया कि यार नहीं, पाकिस्तान को सीट नहीं मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में, वो शुड नॉट बी रिकग्नाइज। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन वर कॉर्डियल, दे वर गुड। इंडिया 1962 के अंदर इंडिया ने एक सिविलियन बॉम्बिंग्स भी की थी, तो अफगानिस्तान ने अपने इंटरनेशनल फोरम के अंदर उसको कंडेम भी किया था एंड समवट साइडेड विद पाकिस्तान ऑन द स्टैंड्स। तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन 60-70s में या 50-60s में बहुत ही बुरे थे। दे वर गुड, दे वर ठीक ठाक, एक हेल्दी फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक थे। अब क्योंकि पाकिस्तान वाज सिक्योरिटी कॉन्शियस, तो उसको आर्म्स तो चाहिए थे। आर्म्स क्या होते हैं? मिलिट्री इक्विपमेंट ऑल दैट। तो यूएसए वाज द ओनली सप्लायर ऑफ आर्म्स। इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान विजिटेड फ्रांस। फ्रांस के साथ उनने एक डील की, फॉरेन पॉलिसी में इन लोगों ने इंकलकेट किया। एंड डील क्या थी? इट वाज अ डायरेक्ट
आर्म्स डील। डायरेक्ट आर्म डील क्या थी बिटवीन फ्रांस एंड पाकिस्तान? यूएसए को इन लोगों ने बीच में से हटा दिया था। यूएसए अपनी मोनोपोली खत्म कर रहा था। दैट इट held that position that it was the sole supplier of arms to पाकिस्तान। तो आप खुद देख लो 1950s और 60s के अंदर जो हमारे मेजर शिफ्ट्स आए, मैं एक रिपीट करता हूँ। 50-60 के अंदर लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान ने कहा कि नहीं, मैं अगर यूएसए ज्वाइन करूंगा तो मैं कोई डिफेंस पैक्ट नहीं करूंगा। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साथ द सेम। बोगरा आया, बोगरा ने डायरेक्ट सीएटो साइन किया। Q2 इंसिडेंट होता है, फ्रांसिस गैरी पावर्स को पकड़ा जाता है, उससे हमारी इमेज बहुत बुरी चली जाती है। हम जो सारा सिक्योरिटी स्टेट है वो बहुत अलार्म हो जाती है। तो अयूब खान जब आता है उसके बाद वो रिफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। 62 की जंग होती है। 62 की जंग में वो देखता है कि यूएसए ने एंड जीपी ने एड दी है इंडिया को, तो अपसेट होके ही विजिट्स चाइना, ही विजिट्स मॉस्को अपने रिलेशन ठीक करने के लिए। मिडल ईस्ट क्राइसिस में वो बिल्कुल अपनी अरब कंट्रीज की सपोर्ट करता है। शाह ईरान को वेलकम करता है। उसका जो स्टैंड है शतल अरब के वो करते हैं। ईरान कश्मीर के स्टैंड पे करते हैं। आरसीडी बनाते हैं। मलेशिया जो कि साइड लाइन हो गया था इंडिया के साथ, उसके साथ कॉर्डियल रिलेशन वापस बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ बनाता है। यूएसए को आर्म्स रेस से हटाकर फ्रांस के साथ डायरेक्ट आर्म्स डील करता है। तो दीज वर द 1950s एंड 1960s। फॉरेन पॉलिसी 1970s पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो, मनहूसों मर गए हो तुम लोग 30 घंटे से, मुझे थका दिए, मैं पानी पी पी के थक गया हूँ, गला सूख गया मेरा। बताओ कुछ समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, आ रही है। सर समझ आ गई, लेकिन जो अफगानिस्तान के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो आपने बताया वो क्या था सर? अयूब खान की बीवी भाग गई थी अफगानिस्तान। सर कम्युनिस्ट बन गई थी, हमने सुना है। कौन सा इंसिडेंट अब्दुल्ला, कौन सा वाला बताओ तो ना। आपने कुछ बताया, मैंने सही सुना नहीं इसलिए पूछा। आपने कहा कि ऐसा कुछ हुआ था लेकिन रिलेशन अच्छा था, मतलब खराब नहीं था वो। सर ये वो बात अगर खान के पोते तक पहुंच गई सर, वो हैदराबाद में करीबी होता है सर, पीजीएमआई का सर हेड है सर, आ ना जाए सर। अल्लाह ना करे मैं देखें। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी से अच्छी कोई आर्मी है नहीं। मैं बहुत मोहब्बत वतन आदमी हूँ, मैंने कोई इस तरह बात नहीं की। हाँ सर, उसका पोता करीबी रहता है सर, ख्याल करें। अच्छा अब्दुल्ला, जो अ, बात कर रहे हो ना आप, वो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस स्टार्ट में 1947 में मैंने आपको बात की कि स्टेट को रिकग्निशन चाहिए होती है। रिकग्निशन के लिए वो यूनाइटेड नेशन और बाकी स्टेट्स को कहते हैं कि मुझे रिकग्नाइज करो। आपको एक सर्टेन रिकग्निशन चाहिए होती है। यूएन के अंदर जब उसने अप्लाई किया कि यार हमें रिकग्नाइज कर लो, हमें मेंबरशिप दे दो, तो अफगानिस्तान ने उसको कंडेम किया था। कंडेम नहीं मतलब उसको डिनाई किया था उसको कि यार आप पाकिस्तान को नहीं डालो। तो उस एक इंसिडेंट के अलावा बाकी जो उनके रिलेशंस थे वो अच्छे थे। अब समझ आई? कोई बात नहीं अब्दुल्ला। अच्छा रेहाना समझ आई? अब्दुल्ला समझ आया? अच्छा, मूविंग ऑन टू फॉरेन पॉलिसी इन 1970s। 1971 के अंदर, दिसंबर 1971 के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। क्या होता है जी? दी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान and declaring an independent state called as the Bangladesh। दिसंबर 1971 के अंदर होता क्या है कि बांग्लादेश इज क्रिएटेड। बांग्लादेश अब क्यों क्रिएट होता है? पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप लोग ये डिटेल से पढ़ोगे, सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उर्दू बंगाली का इशू, जो सीट्स का इशू था, पॉपुलेशन के बेस पर देंगे नहीं देंगे। अच्छा, उधर जो लीडर थे बांग्लादेश के क्या नाम था उनका, मुझसे नाम भूल गया, सॉरी। एंड जुल्फिकार अली भुट्टो मुजीबुर थे। रहमान सर। यस, शेख मुजीबुर रहमान थे। Although Sheikh Mujibur Rahman won majority of the seats, Zulfikar Ali Bhutto did not wanted to give up. West Pakistan did not wanted to give it to Sheikh Mujibur Rahman, and all that tussle started to happen. And eventually, India का बहुत बड़ा रोल था in all this। एक तो हमसे ईस्ट पाकिस्तान थोड़ा दूर भी था,
and it had a border with India as well. So there was proxies going on. So long story short, बांग्लादेश separate हो गया. अब 1971 के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब. सही है. अब जो इधर से जिस तरह हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ये सारे जो आर्किटेक्ट था ना इस फॉरेन पॉलिसी के, दैट वाज अयूब खान. और आपने एक चीज देख ली कि अयूब खान की जो फॉरेन पॉलिसी, दैट वाज वेरी डायनामिक, दैट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव टुवर्ड द वेस्ट, और बिल्कुल स्टिक्स एंड कैरेट्स वाली पॉलिसी थी, बिग स्टिक पॉलिसी थी. यार आपने हमें उनको एड दी. अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह ईस्ट की तरफ जाता हूँ, मैं किस तरह ईरान की तरफ टिल्ट करता हूँ, मैं कैसे मलेशिया को अपने साइड पे करता हूँ, मैं कैसे ईरान के साथ आरसीडी करता हूँ, मैं कैसे यूएसए को आर्म सप्लायर से हटा के फ्रांस के साथ करता हूँ. सो दिस वाज अ वेरी पावरफुल फॉरेन पॉलिसी. नो मैटर ही वाज अ डिक्टेटर, वो अलग गेम है, लेकिन पॉलिसी अच्छी. अब यहाँ पर जो आर्किटेक्ट है फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज जुल्फिकार अली भुट्टो. तो यहाँ से नीचे जितना भी हम पढ़ेंगे, दैट इज जुल्फिकार अली भुट्टो. ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग दिस टाइम. जुल्फिकार अली भुट्टो जब जिस तरह आए, सही है, he introduced the foreign policy based on bilateralism. इसकी foreign policy को, his foreign policy is called bilateralism. ये किसी बुक्स या उसके अंदर नहीं है, ये मैंने बहुत छांटी करके सफदर महबूब साहब की बुक से निकालने में, इंटरनेशनल अफेयर्स की जो उनकी बुक है, कुछ 1000-2000 से ज़्यादा कुछ उसके पेजेस हैं. सही है. तो अब व्हाट वाज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बायलैटरलिज्म. बायलैटरलिज्म के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने दो चीज़ें कही थी. एक चीज़ उसने कही थी कि यार हम लोग स्टेट के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे. नंबर 1 डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, और नंबर 2 निगोशिएशन, खुद करेंगे डायरेक्ट जाकर. सो दिस वाज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बायलैटरलिज्म, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एंड निगोशिएशन. बात खत्म. थर्ड पार्टी को नहीं लेकर आएंगे, खुद जाएंगे, डायरेक्ट कन्फ्रंट करेंगे, निगोशिएशन करेंगे, बात खत्म कर कर आएंगे. जहाँ पर क्लैश बन रहा है वहाँ पे क्लैश खत्म करेंगे, जहाँ पे क्लैश नहीं बन रहा, ट्रीटी की बात करनी है, वहां पर भी हम लोग खुद ही, मतलब एवरीथिंग बायलैटरलिज्म. बस सिंपल सी बात, वी हैव टू मेक इट वर्क. अब जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो आए तो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि यार कॉमनवेल्थ से रिजाइन दो. सही है. अब ये इसने क्यों कहा, सही है, खुद सर्च कर लेना. उसने कहा कॉमनवेल्थ से रिजाइन दो. पाकिस्तान विथड्रू फ्रॉम द कॉमनवेल्थ. दूसरी बात, पाकिस्तान ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान ने कुछ कंट्रीज को रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ईस्ट जर्मनी, जैसे कि कोरिया, कोरियन रिपब्लिक को, वियतनाम को, गिनी बिसाओ को, गिनी बिसाओ को एंड कंबोडिया. पाकिस्तान recognized East Germany, Korea, Vietnam, Guinea-Bissau and Cambodia during the foreign policy of जुल्फिकार अली भुट्टो. पाकिस्तान ने इसी टाइम पर जो सीएटो और सेंटो थे, सीएटो से तो खैर रिजाइन किया, लेकिन सीएटो एंड सेंटो से रिजाइन दे दिया. नॉट सेंटो, सॉरी, UNCURK क्या चीज़ थी, चैट जीपीटी के ऊपर लिख लेना, सर्च कर लेना. सही है. वी हैव टू मूव ऑन फॉरेन पॉलिसी. यहाँ पर एक मेजर चीज़ होती है 1972 के अंदर, क्योंकि वो तो हो चुका है, बांग्लादेश सेपरेट हो चुका है, वॉर हो चुकी है, पाकिस्तान बुरी तरह हार चुका है. 1972 के अंदर सिमला एग्रीमेंट होती है. सिमला एग्रीमेंट किसके दरमियान होती है, भुट्टो के दरमियान होती है और इंदिरा गांधी के दरमियान होती है. अब ये सिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 के अंदर क्यों हुई, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट, ये क्या था, उसके पीछे रीजन क्या था, व्हाई डिड इट वांट. सिमला एग्रीमेंट के अंदर बात इस तरह थी कि यार जो दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन खराब हैं, वी वांटेड टू मेक इट वर्क, कॉर्डियल रिलेशंस बनाते हैं, थोड़ा सा ट्रेड स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर्स ओपन करते हैं, ऑल दैट, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलिज्म वाली बात. साइन तो कर लिया गया, लेकिन फर्दर ऑन रिलेशंस डिटेरियोरेट ही होने थे. इसी दौरान फिर एक लाहौर के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पर ही मुस्लिम समिट होता है, दैट इज हेल्ड इन लाहौर. ये इतना एक लैंडमार्क समिट था क्योंकि पहली बार थी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जो मॉडर्न मुस्लिम लीडर्स थे, दे हैड गैदर्ड टू डिस्कस द मिडिल ईस्ट इशू पर्टेनिंग टू इसराइल एंड पैलेस्टाइन एंड ऑल दैट अदर मिडिल ईस्ट इश्यूज. ये बहुत पावरफुल मीटिंग थी एंड पाकिस्तान एक्चुअली होस्टेड द इवेंट इन लाहौर. पूरी दुनिया की जो अटेंशन थी ना इन दिस समिट, दैट वाज फोकस्ड ऑन दिस समिट. क्लियर. तो ये बहुत बड़ा इवेंट था एंड दिस वाज डन ड्यूरिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो. एंड जुल्फिकार अली भुट्टो वाज एक्चुअली द आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग ऑल दीज मुस्लिम लीडर्स onto one table.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दिस मुस्लिम समिट what happened next was very unfortunate, and Zulfikar Ali Bhutto's government was toppled by Ziaul Haq. एंड ज़ियाउल हक ने फिर जो किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ दैट इज अनदर स्टोरी, सही है। एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक ने स्टार्टेड एंड जॉइंड दी नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1979। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थी? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर ये मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर गया तो फिर बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा, सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, सही है, गूगल के ऊपर सिर्फ सर्च कर लें, एक लाइन लिख लेना अपने पास, सही। Ziaul Haq joined the non-aligned movement in 1979. This was the foreign policy of Zulfikar Ali Bhutto during the 1970s. मुझे बताओ कि 1970s की foreign policy समझ आई? यस सर, बड़े अच्छे तरीके से। जरा सिकंदर को समझ आई? आप लोग क्यों इतने मरे हुए होते हो? मैं सुबह अपना पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके एकेडमी में क्लासेस भी लेता हूँ, ठीक है। फिर आके मेरी एक क्लास होती है इस दूसरे मनहूस के साथ जो बैठा हुआ है, ये बिलावल, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग साथ में क्लास लेते हो, उसके बाद मैं फ्रेश हूँ। सोते हैं, रात को सोते हैं। अच्छा, 1980s की फॉरेन पॉलिसी। 1980s के अंदर 1980s फॉरेन पॉलिसी वाज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर्स एंड सोवियट्स एंड अफगान, क्योंकि अफगान की इन्वेजन, यूएसएसआर की इन्वेजन हो गई है भाई अफगानिस्तान के अंदर 86 के अंदर, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा था अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। इन लोगों ने निकालना था, अपने कीड़े निकाल दिया। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया एंड यूएस वो सारा रिवॉल्व करेगा 1980s के अंदर। अब 1980s के अंदर होता क्या है, पहले मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान की मैं सिचुएशन आपको बता दूं। कोल्ड वॉर की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सरदार दाऊद कौन था, नूर मोहम्मद तरकी कौन था, सही, हफीजुल्लाह कौन था, मैं सिर्फ बताऊंगा गवर्नमेंट किसकी थी। प्रो यूएसएसआर थी, प्रो अफगान थी, प्रो यूएसए थी, टॉपल किसने की, क्या हुआ, डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो कोल्ड वॉर के टॉपिक्स हैं। गवर्नमेंट है भाई सरदार दाऊद की, सही है। सरदार दाऊद किसने प्लांट किए हुए? यूएसएसआर ने प्लांट किया हुए। ही वाज अ प्रो यूएसएसआर। होता क्या है, ही इज रिप्लेस्ड बाय नूर मोहम्मद तरकी, एंड नूर मोहम्मद तरकी उसको रिप्लेस नहीं करता, ही असैसिनेट्स हिम, ही किल्स हिम, सही है। एंड जो नूर मोहम्मद तरकी होता है, ही इज एन अफगान मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट क्या होते हैं? ही इज यूएसएसआर। ही इज देन रिप्लेस्ड बाय हफीजुल्लाह। हफीजुल्लाह का 2-3 महीने ही टर्म था, हफीजुल्लाह अमीन जो थे, हफीजुल्लाह अमीन, एंड ही इज देन रिप्लेस्ड बाय बबरक कारमल इन 1978। ये 4 ट्रांजिशन हुई हैं अफगानिस्तान की इन 1980s की इस टर्म में, बस ये आप लोगों ने याद रखनी है। सरदार दाऊद, नूर मोहम्मद तरकी रिप्लेस बाय हफीजुल्लाह अमीन, बबरक कारमल, सही। सरदार दाऊद को मार दिया गया, नूर मोहम्मद तरकी ने, नूर मोहम्मद तरकी को हटा दिया गया, मार दिया, जो भी किया। हफीजुल्लाह अमीन की गवर्नमेंट आई, हफीजुल्लाह अमीन ने 2-3 महीने की गवर्नमेंट की थी कि बबरक कारमल को फॉरवर्ड कर दिया। ये जो 1980s के अंदर जो लीडर्स आए थे ना अफगानिस्तान के अंदर, यूएसएसआर अपना प्रो लीडर पुट करता था, यूएसए उसको असैसिनेट करके अपना प्रो लीडर पुट करता था। ये ऐसे गवर्नमेंट्स जा रही थी। नोबडी वांटेड अ प्रो यूएस और प्रो यूएसआर। यूएसआर की गवर्नमेंट बैठती थी प्रो यूएसआर, उसको असैसिनेट करके यूएसए अपनी प्लांट करता था, वो असैसिनेट होके यूएसआर अपनी प्लांट करते थे। सो ये चीज़ चल रही थी। अब बात जो मैं करने चाह रहा था 1980s के अंदर, अब अफगानिस्तान की ये सारी सिचुएशन क्यों बन गई है? क्योंकि भाई यूएसएसआर ने इन्वेजन कर लिया अफगानिस्तान की, सही है। अब इसी दौरान पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक और काम करना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर स्टार्ट कर दिया तो 2 मेजर शिफ्ट्स आ गई। एक यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, एक पाकिस्तान न्यूक्लियर बना रहे। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर जब बना रहा था तो यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, अपनी जितनी भी एड्स थी वो बंद कर दी पाकिस्तान की तरफ, सही है। जितनी इकोनॉमिकल एड थी, फाइनेंशियल एड थी, जितनी सपोर्ट थी वो बंद हो गई, सही है, एड खत्म। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर मेजर सुपर पावर आ गए, वो सुपर पावर आ गए जिसके खिलाफ आपने U2 इंसिडेंट करवाया, जिसके खिलाफ आप हमेशा यूएसए की साइड ले रहे हो। अगर वो अफगानिस्तान के अंदर कामयाब हो जाता है, नेक्स्ट इन लाइन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सिचुएशन से गुजर रहा था
कि यार एक तरफ यूएसआर बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, एक तरफ यूएसए हमसे खफा हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, सही है, इंडिया की तरफ जा नहीं सकता, वो लात मारती है, सही है, अफगानिस्तान की तरफ जा नहीं सकता, यूएसआर बैठे हुए, यूएसए परदेश में बैठे हुए, मैं किसके पास हूँ। तो लेटर ऑन जब थोड़ी सी सिचुएशन वर्स होना स्टार्ट हुई तो यूएसए ने एक 400 मिलियन का एक पैकेज प्रोवाइड करना, एक एड दी, कोशिश की, एक ऑफर की पाकिस्तान को, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्पोज ऑफ करना है। पाकिस्तान ने 400 मिलियन उठाए और उनके मुंह पे मारे के नहीं, सही है, कि मतलब गरीब हूँ, है नहीं पैसे मेरे पास, लेकिन मैंने लेने भी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम मैंने करना है, पता नहीं किस पे करना है, फसलों से करना है, सही है, बेच कर जो भी करना है, छोले बेच के करना है, लेकिन करना ज़रूर है। अब उसमें कौन आया, सऊदी आया, सऊदी ने सपोर्ट किया, सही है, बैरल्स ऑफ ऑयल्स, मनी, फाइनेंस, जितना भी था सपोर्ट किया। अब सोवियट्स जो थे, दे वर अक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ प्लेइंग द यूएस गेम इन अफगानिस्तान। ये वर्ड्स थे, जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ ना, ये लिखने, ये जॉर्गन्स होते हैं। अच्छा, ये मैं जस्ट के लिए नहीं कह रहा, मेरा दिमाग नहीं ख़राब किया आप लोगों को, ये वर्ड्स बता रहा है, यूएस गेम इन अफगानिस्तान, सही है। अब अच्छा, एक मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, सही है, क्लास ख़त्म हो रही है, सही है, दोबारा से आते हैं, सही है, दिल्ली से आना। अच्छा, 2 मिनट इस टाइम के जो वो उधर यूएसआर के लीडर थे, खुरुशेव, ही थ्रेटन्स पाकिस्तान ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि आपके एक बहुत हाई डिप्लोमेट इस्लामाबाद के अंदर असैसिनेट हो जाए, न्यूक्लियर अटैक, तो आप क्या समझोगे कि आप एक तो यूएस गेम खेल रहे हो, एक तो आप यूएस के एलाई हो, एक तो आपने नाक में दम मचा के रखी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, आप असैसिनेट भी कर देते हो हमारे मिलिट्री अटैचे को, तो ऑब्वियसली इट इज़ वॉर। तो लेकिन फिर पाकिस्तान केस लेकर जाता है यूएसआर के पास खुद, और कहता है कि यार वी वर नॉट इन्वॉल्व इन दिस, एंड लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन होती है, क्लियर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो पता चल जाता है कि जिस बंदे ने मारा था उस मिलिट्री अटैचे को, दैट वाज एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब्ड, वो एक साइकोपैथ, साइकोपैथ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पागल आदमी था, बट हैड नथिंग टू डू विद पाकिस्तान एंड यूएसए। अब उस पागल आदमी ने पूरी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करनी थी अब, सही है? हाँ नौजवान, सही है, आपकी तरह, हमारी तरह नहीं, हम लोगों की तरह नहीं, हम बिल्कुल सेन है, सही है। अच्छा, सर मुझे तो समझ ही नहीं आई। पागल आदमी ने छुरी मार दी उस बंदे को दिल में, सही है, वो बंदा मर गया। वो बंदा कौन था, वो बंदा था यूएसएसआर का कोई खास आदमी। खुरुशेव को जब बात पहुंची, खुरुशेव ने कहा कि मैं अब करूंगा न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि ना करो, ये बंदा पागल था, उन्होंने कहा ठीक है नहीं करते बात। सर वो बंदा कौन था? वो मैं अब क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं, सर इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि समझ ही नहीं आ रही, मिस हो गया मुझसे शायद। मतलब मैं और क्या कहूँ, वो खुरुशेव, मैं नहीं कह सकता कुछ, रिकॉर्ड सर हो मुझे रहा है। लगा खुरुशेव को मार दिया है। खुरुशेव को नहीं मारा, कुरुशेव मर गया सर। खुरुशेव जो था, ही वाज द लीडर ऑफ यूएसएसआर, सही है। खुरुशेव जब मर गया तो वो कब्र से कहेगा कि मैंने न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं, ऊपर आसमान से, हाँ, फरिश्तों के पास न्यूक्लियर है, आसमान से फेंकेगा। सर अब भी नहीं आई समझ। खुरुशेव वाज द लीडर ऑफ यूएसएसआर, सही है। जी सर। पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स होते हैं कि नहीं होते, फॉरेन, सही है। इसी तरीके से यूएसएसआर का एक डिप्लोमेट इस्लामाबाद के अंदर था, उसकी बदकिस्मती से वो किसी पागल आदमी के रास्ते में जा रहा था, उस पागल आदमी ने उसको मार दिया, क्लियर। यूएसएसआर को खबर पहुंची तो खुरुशेव ने कहा कि इसमें पाकिस्तान एंड यूएसए इन्वॉल्व है हमारे डिप्लोमेट को मारने में, हम इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। फिर जब इंक्वायरी हुई उन्होंने कहा कि नहीं, स्टार्टेड नहीं कह सकते, लेकिन बस पागल था।
तो बस फिर बात खत्म हो। अब समझ आई? जी सर, आ गई है। सही, शुक्र है। पेपर में ना लिखने में कि खुद शेफ को इस्लामाबाद में मार दिया पागल ने, वो टीचर मेरे पीछे आएगा पीसी वाला। सही है, शायद 20 की जगह 30 नंबर दे दे आपको। खास अच्छा 1980s की समझ आ गई? जी सर। अच्छा 1990s के अंदर 1990s 2000 2010 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन के अंदर कवर कर लिया था। 1990s वाज ऑल पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, दैट फेज। सही है, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट थी, वो वैक्यूम मैंने आप लोगों को डिटेल से पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन में वो डिटेल से फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई है। तो कैरी ऑन दिस लेक्चर फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन। वो 1990s का जो हमने नहीं किया, तालिबान रूल था, तालिबान रूल के बाद वैक्यूम वो सिविल वॉर छिड़ गई, यूएसए इन्वेशन उसको 9/11 हुई, 9/11 के बाद सिविल वॉर छिड़ गई है, फिर अशरफ गनी एंड हामिद करजई की गवर्नमेंट, डिटेरियोरेटेड रिलेशंस। सही है, रेमंड डेविस का केस, जरदारी की गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, फिर अफगानिस्तान रिलेशन। क्लियर? समझ आ रही है ना? हमने पढ़ा हुआ है, सही है, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। Clear, sir. अच्छा पाकिस्तान अफगानिस्तान कह रहा हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इन रिलेशन टू 2-3 मेजर स्टेट्स रिसेंटली पढ़ते हैं। सही है। नंबर 1, इंडिया। इंडिया की तरफ हमारे जो रिलेशंस हैं वो हम लोगों ने अभी कवर भी कर लिए हैं सारे हिस्ट्री के, लेकिन रिसेंटली हमारा क्या है, रिसेंटली देखें हमारे 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं। एक जो हमारा मेजर पॉइंट है ना, दैट इज़ बॉर्डर का क्लैश, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा हमेशा से लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला रहा है, हमारे हमेशा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स होती रही हैं। सेकंड, हमारा हिस्टोरिकल एक क्लैश है उनके साथ। सही है, आइडियोलॉजी का क्लैश है, जिस तरह कैपिटलिज्म कम्युनिज्म फैसला मुस्लिम और हिंदू का रिलीजियस क्लैश है। थर्ड, रीजनल डोमिनेंस का, पाकिस्तान रीजन में डोमिनेट करेगा, इंडिया रीजन में डोमिनेट करेगा। सही है, नीदर इंडिया वांट्स टू बैक ऑफ, नीदर पाकिस्तान वांट्स टू बैक ऑफ। ये लोग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी इसलिए नहीं साइन करते। आपको अगर मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान ने एक्चुअली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए एक क्या कहते हैं उसको, एक आवाज़ उठाई थी, एंड इट इनवाइटेड इंडिया कि आप साइन करो, हम आपके साथ साइन करते हैं। एंड इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान ने कहा था कि हम लोग लेट अस मेक साउथ एशिया अ न्यूक्लियर फ्री जोन, ये पाकिस्तान के वर्ड्स थे। लेकिन क्योंकि इतना मिसट्रस्ट था इंडिया की तरफ, सो नीदर कंट्री देन साइंड इट, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ये लेट अस मेक साउथ एशिया फ्री, न्यूक्लियर फ्री एक पॉलिसी थी। बट सर अभी भी पाकिस्तान की सिर्फ ये कंडीशन है ना कि अगर इंडिया साइन करेगा तो देन वी विल साइन। ये वही प्रिजनर्स डिलेमा है ना, प्रिजनर्स डिलेमा के अंदर। सही है, जी सर। एक कहता है कि मैंने करना है, नहीं करूंगा क्योंकि वो नहीं करेगा, दूसरा कहता है कि मैं नहीं करता क्योंकि वो नहीं करेगा। सो दिस इज द प्रिजनर्स डिलेमा। हमारा अभिनंदन का केस होता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, आप लिख सकते हो। हमारा कुलभूषण यादव का केस होता है, आप लिख सकते हो फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सो ये मेजर शिफ्ट्स हैं। हमारे कश्मीर के इशू बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में। जो उसके अटैक्स हुए थे, लेकिन उसको पुलवामा के अटैक्स हुए थे एंड ऑल दैट, वो अजमल कसाब का जो इंसिडेंस हुआ था मुंबई होटल के अंदर। सो ऑल दिस इज पाकिस्तान। उसके बाद जो आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन कर दिया गया, एंड उरी अटैक्स, हाँ सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन कर दिया गया। सो ऑल ऑफ दिस कम्स इनटू योर फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान ईरान की फॉरेन पॉलिसी पर अगर हम देखें तो ईरान के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की तरह वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। ऑल्दो छोटा बॉर्डर है, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर। रिलेशन हमारे साथ अच्छे रहे, हमने हमेशा ज़्यादती की ईरान के साथ। इट हैज़ ऑलवेज ऑफर्ड अ वेरी कॉर्डियल हैंड, लेकिन क्योंकि वी आर अलाइंड विद सऊदी अरेबिया एंड सऊदी बिल्कुल नहीं मानता ईरान की, तो हम ना बिल्कुल फुली टिल्ट हो सकते हैं ईरान की तरफ। हम थोड़ा सा टिल्ट होते हैं ईरान की तरफ, तो उधर से सऊदी ठीक ठाक रिपरकशंस हमारे ऊपर शो करते हैं। ये नहीं कि सऊदी इज़ अ बैड कंट्री टुवर्ड्स अस। सऊदी हैज़ प्रूवन टाइम एंड टाइम अगेन दैट इट इज़ अ वेरी एवरग्रीन फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ईरान की तरफ अभी जो अटैक्स हुए हैं उसके बाद डिप्लोमेटिक मतलब बहुत एक टसल स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो भी क्लियर हो गई। ईरान गैस पाइपलाइन का भी हमारे साथ वो है, चाबहार पोर्ट का इशू हम लोग वो कर सकते हैं। सही है,
सो देर आर मल्टीपल रीजंस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ईरान के साथ नहीं, क्योंकि तो शिया मेजॉरिटी है उधर, हम सुन्नीज हैं, सुन्नीज आर क्लोजर टू सऊदी मोर, क्योंकि सऊदी हमारे लिए ज़्यादा एक अहम जगह है, वहाबिज़म है वहाँ पर, सही। सो वो रिलीजन एंड ऑल दैट की बात आ जाती है। पाकिस्तान चाइना जो है, पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशंस हैं, दे वर क्या कहते हैं उसको, दे वर वेरी नॉट वेरी Deeper बैड, than sea. नहीं दे वर नॉट वेरी बैड, बट दे वर क्या कहते हैं उसको, बस ठीक थे, क्लैशेस थे बॉर्डर के ऊपर। बट रिसेंटली जब पाकिस्तानी चाइना ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है उनकी, पंचशील पॉलिसी, सही है, पंचशील पॉलिसीज, शीला की जवानी पॉलिसीज याद रखना, पंचशील पॉलिसीज। पंचशील पॉलिसीज को अगर आप ट्रांसलेट करो तो इट इज लाइक पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सही है, सॉरी, पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसके अंदर 5-6 पॉलिसीज थी, वो 5-6 पॉइंट्स थे कि यार हमने अगर कामयाब होना है तो हमने रीजन के अंदर एक पीसफुल पॉलिसी करनी है, हमारा रीजन पीसफुल होना चाहिए। तो वो पाकिस्तान को अभी जाकर समझ आई है आफ्टर सो मेनी डेकेड्स कि यार देखो हमारी रीजन के अंदर पीस नहीं होगा, हम कभी इकोनॉमिकली नहीं बेटर होंगे। वो चाइना ने उस वक्त अंडरस्टैंड कर लिया था 1780s 90s के अंदर, तो वो उस वक्त से पीसफुल पॉलिसीज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अभी जाकर समझ आई है कि यार हमने ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है। तब जाकर देखो, हमने जब भी पॉलिसी की अफगानिस्तान में, तो हमने हमेशा स्टिक्स एंड कैरेट्स वाली पॉलिसी की, बिग स्टिक पॉलिसी की थी, हमेशा लड़ाई झगड़े की पॉलिसी की। अब पाकिस्तान को अकल है कि ठीक है यार, अगर अफगानिस्तान नहीं स्टेबल होता तो हम भी नहीं स्टेबल हो सकते। तो आप खुद देख लो, हमारे रेफ्यूजी क्राइसिस जितना भी केपी के अंदर बर्डन आ रहे हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है, टेररिज्म आ रहा है तो वो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है। पाकिस्तान इज सफरिंग बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, अनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान को समझ आ गई कि यार ठीक है, चाइना ने ये पॉलिसीज की, इट बिकेम रीजनल पावर एंड नाउ इट्स फाइटिंग फॉर सुपर पावर। तो इट वर्कड। पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया, अब वो अफगानिस्तान के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की कोशिश करे, कि पीसफुल रहने की कोशिश करे, उधर मतलब सख्त नहीं होने की कोशिश करे। इट इज गिविंग अफगानिस्तान अ चांस, इट इज गिविंग। देखो पाकिस्तान इंडिया के साथ भी बहुत, ठीक है, उसको लिबरल कोशिश करा। अभिनंदन का केस हुआ, ये अगर पुराना पाकिस्तान होता ना मुशर्रफ का, तो मुशर्रफ इनके अंदर घुस जाता। लेकिन सॉरी, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, लेकिन ये जो क्या कहते हैं उसको, 2023 के अंदर लिबरल गवर्नमेंट है, वी आर लिबरल टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वी आर गिविंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अ चांस, वी आर क्या कहते हैं उसको, मोर ओपन टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो पाकिस्तान शिफ्ट करे फ्रॉम, फिर उसके बाद जियो पोलिटिकल शिफ्ट, जियो इकोनॉमिक शिफ्ट आ रहा है। सो पाकिस्तान हैज़ चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारा नेशनल इमेज बहुत इंप्रूव हो गया था, हमारा फॉरेन पॉलिसी बहुत इंप्रूव हो गई थी, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत इंप्रूव हो गई थी। आई एम नॉट सेइंग कि उससे पहले बेकार थी, उसके बाद बेकार है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन पाकिस्तान एज अ होल इज मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी बेटर फॉरेन पॉलिसी, लिबरल फॉरेन पॉलिसी। और अब पाकिस्तान को समझ आ रही है कि देखो हमारी मिलिट्री है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स में है, ठीक है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो अब इसको ये अंडर इनकलकेट कर लेते हैं। क्या किया पाकिस्तान ने, एनएसपी इंट्रोड्यूस कर दी, सही है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके अंदर मिलिट्री का रूल लेजिटिमाइज कर दिया। और करना भी चाहिए था, क्योंकि एट टाइम्स ऑफ नीड मिलिट्री ने हमेशा में बचाया, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी। मिलिट्री को सिक्योरिटी दे दी, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, सही है। SIFC हमारा अलग से टॉपिक होगा, SIFC को अब इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो SIFC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, ताकि बाहर से फंडिंग आए, हमारे पास रिजर्व ज्यादा हो। इसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर करेंगे, दैट इज अनदर स्टोरी। बट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इज मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक, इज मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट, सही है। गवादर को देख लो आप, गवादर पोर्ट को आप, अपने साथ चाइना के साथ सीपेक का रोल देख लो, आप इंडिया के साथ देख लो, आप रशिया यूक्रेन के साथ ट्रेड कर रहे हो, आपका सऊदी ईरान के साथ क्या कहते हैं उसको, एक अच्छे ताल्लुक बन रहे हैं, आप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो। ऑल्दो पाकिस्तान इज सफरिंग, सही है, देयर इट हैज अनदर लॉट ऑफ रीजंस टू सफर, लेकिन पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि यार वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मच बेटर पीसफुल फॉरेन पॉलिसी। अब वो लड़ाई झगड़े वाली, अब हम किसी के पार्ट नहीं बनेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई करते हैं हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। वो हम लोगों ने यमन क्राइसिस के अंदर बता दिए, जो सऊदी यमन का मसला था, उसमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने साफ बता दिया कि वी विल नॉट बी पार्टी, जिसमें रिपरकशन भी मिले पाकिस्तान को। बट पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया, पहली बार स्टैंड लिया,
कि नहीं अब हम किसी के साथ भी किसी की भी वॉर में हिस्सा नहीं होंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे और हम हमारे साथ अगर किसी ने बात करनी है तो इकोनॉमी पे करो, उसके अलावा हम नहीं करेंगे। सही है। सो दिस वाज ऑल फॉर फॉरेन पॉलिसी। होप सो कि आप लोगों को एक समझ आई होगी, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्लियर। 47 से लेकर 2023 तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। सही है। जल्दी बताओ, मेरे लैपटॉप में चार्ज नहीं है, 4% है, बात होने वाला। सर ये ईरान के साथ जो अभी क्लैशेस आए हैं उससे कुछ असर पड़ा है फॉरेन पॉलिसी पे उनके साथ? वो वक्तन एक क्लैश हो गया था लेकिन वो ठीक हो गया। सही है। वो एक क्या कहते हैं उसको, गलत फहमी कह दो, सही है, लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी बिग इशू। बस एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, सॉवरेनिटी ब्रीच हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान ने भी फिर उसका ठीक ठाक जवाब दे दिया। तो ये उन्होंने अगर एक पत्थर मारा तो पाकिस्तान ने फिर जाके 100 भी मारे ना उधर जाके। तो दे डिड नॉट वांटेड टू एस्केलेट द सिचुएशन, तो बस वो ख़त्म कर दिया। सही है। क्लियर सबको? मैं जाऊँ? ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, अल्लाह हाफिज सर। बाय।